is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आज पूरी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है। आज फिर वो दिन है, इसमें कोई शक नहीं कि अफवाज पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ सानेहात में, मुख्तलिफ मिशंस में पाकिस्तानी कौम को तक़वियत बख्शी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम एक रेजिलियंट कौम है। हमेशा अफवाज पाकिस्तान पे उन्होंने यकीन दहानी कराई है, हमेशा उन पे एतबार किया है, हमेशा डट कर अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं। 27 फरवरी वो दिन है जिस दिन एक सानेहा हो सकता था, जिस दिन इंडिया की जानिब से कुछ जहाज़ भेजे गए पाकिस्तान की जानिब, जिसकी कंट्रोवर्सी इतनी है कि इंटरनेट पे जब आप देखते हैं तो कभी लगता है कि पाकिस्तान वहाँ उनकी हुदूद में चला गया था, कभी लगता है कि वो हमारी हुदूद में आ गए थे। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया ने 2019 के फरवरी में पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया अपने स्टेटमेंट से, मुतासिर किया अपने सेंटिमेंट से, मुतासिर किया अपनी उन एक्टिविटीज़ से जिसके साथ उन्हें ये लगता था। और आपको याद होगा कि हमने जब अर्नब गोस्वामी के हवाले से प्रोग्राम किया था कौम की आवाज़ में, तो ये तमाम चीज़ें सामने आई थी कि उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट तमाम ने ये प्रोपगेट किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एक्टिविटी की जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जिसका रिज़ल्ट हम सब के जहनों में आज भी उसी तरह ताज़ा है जैसे उस साल था। और हम सब बेइंतहा खुश थे क्योंकि रूल तोड़ा भी इंडिया ने था, कोशिश की पाकिस्तान को मुतासिर करने की इंडिया ने, लेकिन मुंह की खाई भी इंडिया ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान का रवैया था उनके पायलट के साथ, जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह की कार्रवाई की गई, जिस तरह से एक बुर्दबारी का सबूत दिया गया, वो न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज फ्लोट करता है। आज कौम की आवाज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और इस वजह से खुसूसी तौर पे ये फ़ोर्स हमारे साथ है क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि जब 20 जहाज़ पाकिस्तान के फ़िज़ा में आए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरह रिएक्ट किया, उस दिन हुआ क्या था और आज हम उसकी खुशी क्यों मनाते हैं, इस पे मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमानों से। जी ख़वातीनो हज़रात, और 27 फरवरी के हवाले से जो खुशी, जो इत्मीनान, जो फ़ख्र हम सबको हासिल हुआ, वो इन्हीं लोगों की वजह से हासिल हुआ जिनके कुछ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम नुमाइंदे कहते हैं ना तो हमारा जहन मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, बट ऑब्वियसली इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने हमें हमेशा से ही फ़ख्र रहता है लेकिन ऐसा मौका बार बार फराहम करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर आज के दिन के हवाले से फराहम किया, जिसको हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से जानते हैं। और एक नाम अभिनंदन उस वक्त ऐसा उजागर हुआ जो हर पाकिस्तानी की ज़बान पर था, इस वजह से बिकॉज ऑफ द इवेंट और जो इंसिडेंट हुआ, और जिस तरह से फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनकी एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह से उनको यहाँ से छोड़ा गया, जिस तरह से उनसे गुफ्तगू हुई। सो ये एक पूरा वो एपिसोड है जो अभी भी अगर आपके सामने कोई ये नाम ले दें या अभी भी कोई 27 फरवरी का जिक्र करे तो आप सबके जहनों में एकदम से ये घूम जाएगा। सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, एयरफोर्स से ताल्लुक़ है ऑब्वियसली। वी आर सो प्लीज टू अनाउंस कि हमारे साथ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद रोशन सुफियान मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारे साथ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से, कौम की आवाज़ की जानिब से, कौम की जानिब से उनके बिहाफ पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन के हवाले से। वैसे तो 2 साल हो चुके हैं आपको मुबारकें समेटते हुए, लेकिन मेरे ख़्याल में हर साल वो जज्बा, वो जोश और वो सुकून और सिक्योरिटी की जो एक फ़ीलिंग है वो मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। बिकॉज़ दैट टाइम जो 1 महीने तक सनसनी रही और परेशानी रही, लेकिन कौम को आपके जज्बे ने और आपके इस मिशन ने या आपके इस इवेंट ने इतनी तक़वियत फ़राहम की कि जिसका लुत्फ़ आज भी
हमें आता है। ये मैं बीइंग वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द कॉम मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? मैम, आज का दिन जैसा कि सबको मालूम है 27 फरवरी किसी से ढका छुपा दिन नहीं है, और इस दिन जो मार्का इस पाकिस्तान एयरफोर्स ने अंजाम दिया, नॉट ओनली पाकिस्तान एयरफोर्स, तमाम अफवाज ने जी, तो वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है। जो कि अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाएँ तो जो 14 फरवरी को जो हमारे अज़ली दुश्मन ने एक ड्रामा रचाने की कोशिश की फॉर सम इलेक्टोरल बेनिफिट्स, जो कि पूरी दुनिया को पता है, और फिर उसके तनाजुर में उन्होंने 26 फरवरी को पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की। जी, आई वांट से कि वो घुस आए, उन्होंने कोशिश की और उनके 20 जहाज़ आए थे, विच इज़ अ गुड नंबर नॉर्थ सेक्टर की तरफ से, और उनमें से भी उनकी आई वुड से इट वाज हाईली अनप्रोफेशनल, या वो डरे हुए थे। एक तो रात के अंधेरे में वो आए, जो कि रात के अंधेरे में कभी भी कोई बहादुर हमला नहीं करता, बुज़दिल ही करते। तो दूसरा, जब वो लोग आए तो उनमें से सिर्फ 4 जहाज़ अपना पेलोड गिरा सके, और बाकी पेलोड भी ना गिरा सके, और जिन 4 ने गिराया वो भी अपने टारगेट पे ना गिरा सके। और बाय द टाइम वी हैड टेकन ऑफ टू इन रिटेलिएशन टू देम, तो वो भाग चुके थे। तो मीनवाइल हम उस वक्त भी रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन इट वुड हैव बीन अनप्रोफेशनल लाइक देम कि हम एक ज़िम्मेदार एयरफोर्स हैं, ज़िम्मेदार मुल्क है पाकिस्तान। तो हमने फिर हमारी हायर अप्स ने, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल हायर अप्स दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम पहले डैमेज असेसमेंट करेंगे कि हमारी डैमेज क्या हुआ है हमारा। तो उस लिहाज से हम इनको जवाब देंगे। सो ये ओवरऑल, लेकिन इसमें आपकी फीलिंग रह गई जो मैं जानना चाहती थी कि आपकी फीलिंग क्या थी। आपसे शुरू करते हैं। फीलिंग को तो जिस तरह का ये इवेंट था, आप लफ्ज़ों में तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लफ्ज़ों में इस फीलिंग को लेके आ सकते हैं, और बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी ये, और ऐसा करना हमारी ड्यूटी में शामिल था, और ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो ये उनके लिए एक सारी जो उनकी फ़ौज है, जो उनके एयरफोर्स है, उनके लिए एक इबरत का निशाना हमने उनको बनाया, और ये एक मैसेज करने की ऐसा ही है। और पूरी मुल्क कौम को हमने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पर्टिकुलरली अपने मुल्क कौम का फ़ख्र से सरमाया। अच्छा, उस वक्त अगर 2 साल पहले, मैं आप दोनों की इंडिविजुअल जानना चाहूँगी कि इंडिविजुअली आप लोग कहाँ थे उस वक्त, क्या मैं इसको आपके ज़रिए से कौम के सामने फैंटसाइज करना चाहती हूँ कि उस वक्त क्या माहौल था, आप सबकी क्या कैफियत थी, आप लोग किस तरह से, ऑब्वियसली वो पूरी फोर्स ही शामिल होती है, बल्कि तीनों अफवाज ही आपस में शामिल होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। सो किस तरह की उस वक्त ऑन ग्राउंड या ओवरऑल किस तरह का माहौल था? Actually, this is not any individual effort. This is a collective effort. जी बिल्कुल। This is a collective effort by Air Force, by all its men, including officers, airmen and civilians. तो सबके मोरल बहुत हाई थे उससे पहले भी। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो और भी ज़्यादा हो गया कि हमें रिटेलिएट करना है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि हम अगर उन्होंने, क्योंकि हमें पहले इंडिकेशन मिल रही थी कुछ, एंड वी आर रेडी फॉर इट। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि अगर हमारा दुश्मन रिटेलिएट कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। तो हमारे हौसले और भी ज़्यादा बुलंद थे कि ऐसा कुछ हुआ तो हम करेंगे। तो एवरीवन वाज इन हाई स्पिरिट्स एंड रेडी फॉर अ पंच ऑन देयर फेस, एंड वी डिड इट। पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। और उसके बाद जो कौम की तरफ से आप लोगों के लिए तारीफ़ें और जिस तरह से सराहा गया, आई थिंक उसी को ही आप लोग हर साल मनाते हैं और दोबारा से उसको फील करते हैं, उस नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। ऐसे ही ये इस दिन को सेलिब्रेट करने का या मनाने का मैं कहूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है कि आप सिर्फ 27 फरवरी को ही ये दिन मनाएं। आप जब वो वीडियो देखेंगे आपको वही खुशी होगी, वही आपको आपका जो जज्बा है वो दोबारा से निखर के सामने आएगा कि बीइंग पाकिस्तानी आप इस वक्त किस मेंटल स्टेट में है, और आपकी जो फौज है, आपकी जो एयरफोर्स है वो कितनी प्रोफेशनलिज्म और कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी प्रोफिशिएंसी है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं हो सकती। अच्छा, उस दौर में काफ़ी बातें चली और उस दौर में काफ़ी बातें क्लियर भी हुई। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशन की बात करते हैं। ज़ाहिर है जब इस तरह का माहौल होता है या कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई या कोई जंगी माहौल हुआ तो उसमें डिफेंस हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ हमारे लोगों की सूरत में बल्कि आर्म्स एंड एमिनेशन की सूरत में। सो उस दौरान मुझे याद है, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्रोग्राम्स किए और हमने लोगों से पूछा जो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है कि हम कितने ताकतवर हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसी है, क्योंकि इंडिया तो या दूसरे ममालिक अपने आर्म्स के बारे में बताते रहे हैं, मुख्तलिफ जहाज़ उनके पास हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, जनरेशन नेक्स्ट उनके पास है। क्या हम इस हिसाब से फुली इक्विप्ड हैं और जो कुछ हमारे पास है वो किस लेवल का है, किस जनरेशन का है?
एक्चुअली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और उसका कंपैरिजन पाकिस्तान और हमारे दुश्मन का, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। सही। पूरी दुनिया को मालूम है। और आई वुड से कि इट्स नॉट द मैन, इट्स नॉट द मशीन, रादर इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। तो आपके पास जितनी मर्जी अच्छी आपके पास मशीन हो, लेकिन अगर आपको उसको चलाने वाला, आपके पायलट्स इतने प्रोफेशनल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि उनके 4 पेलोड्स गिराए और वो भी टारगेट पे ना गिरे, जबकि आप पूरी दुनिया ने देखा, हमने जो गिराया और उनके टारगेट को एंगेज किया, पूरी दुनिया को हमने वीडियो भी दिखाई और उनको फिर हमने डेलिबरेटली उसको थोड़ा सा साइड पे गिरा दिया। तो दिस स्पीक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ बोथ एयर फोर्सेस। सो आई वुड से कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से किसी की भी, उनकी हो या हमारी हो, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। इट्स द मैन बिहाइंड द गन। एग्जैक्टली। और जैसे कि हम एयरक्राफ्ट की जब बात करें तो इट्स द पायलट। एग्जैक्टली। और तो पायलट ही, यू आर अ पायलट योरसेल्फ। सो क्योंकि जब भी मौका मिला इंटरव्यूज़ का तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम तो ये कह देते हैं कि जी एयरफोर्स का पायलट है या पायलट ने ये जहाज़ मार गिराया, लेकिन जब आप फ़िज़ा में होते हैं ना तो आपकी कैफियत ही कुछ जुदा होती है और आप पे बड़ा प्रेशर होता है। वो बायोलॉजिकल प्रेशर्स भी होते हैं कि हवा का प्रेशर है, ये है, वो है, सारा कुछ है। सो उस वक्त क्या ये जज्बा कैसे, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि एक शख्स ऑब्वियसली कौम की खिदमत के लिए गया है और मुल्क की हिफाजत के लिए गया है, लेकिन इतने ऊंचाई पर वो दुश्मन का सामना कर रहा होता है, उस वक्त उसके जहन में क्या होता है? क्या वो हर तरफ से शट हो गया होता है, बस उसका टारगेट उसके सामने होता है? कुछ थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएंगे? अच्छा, इट्स नॉट जस्ट वन डे एक्टिविटी कि आप एक दिन उठे और रात में जाकर जंग लड़ ली। इसके पीछे एक पूरी ट्रेनिंग होती है और उसके लिए आपको डेली मिशन फ्लाई कर रहे होते हैं और एक लंबा चौड़ा ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं और हर पायलट उसमें से गुजर रहा होता है। तो उसके लिए जब आप डेफिनेटली बायोलॉजिकल प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं, बट विद टाइम, विद प्रैक्टिस यू ओवरकम इट। तो जब आप एयर में होते हैं और ऐसा नहीं होता है बिल्कुल शर्ट हो जाएं, आपके सब सेंसेस, बल्कि आपके सेंसेस ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और आपका जज्बा हाई होता है एक्चुअली। क्योंकि आप देखते हैं कि पूरी कौम मेरी तरफ देख रही है, दे आर लुकिंग अप टू मी एंड इट रियली टेक्स गट्स टू बी अप देयर। अच्छा, एक इसमें जो पर्सनल बात मैं जानना चाह रही हूँ ना कि ये बिल्कुल सही है दैट यू नीड गट्स टू बी देयर और ऑब्वियसली कौम की पूरी सपोर्ट या उनकी तमन्नाएं या उनकी तमाम ख्वाहिशें या उम्मीद आपसे वाबस्ता होती है, लेकिन इंसान है एट द एंड ऑफ द डे हम सब। तो जब आप किसी मिशन पे होते हैं या जब आप प्रैक्टिसिंग मिशन भी कर रहे होते हैं तो क्या उस वक्त किसी घर वाले की कभी याद आती है? कभी मतलब रेयर कोई याद आ गई, किसी की अम्मी की याद आ गई, या ऐसी बस एक आया जहन में और आपने झटक दिया, ऐसा होता है? ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा होता है कॉकपिट के अंदर, बहुत से मल्टीटास्किंग करनी होती है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ और सोचें। कभी कभार कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर भी जाए तो इट जस्ट गोज ऑफ ऑटोमेटिकली। तो ऐसा होता नहीं है, यू आर डेडिकेटेड टू योर मिशन कि आपने अचीव क्या करना है एंड यू आर जस्ट डूइंग इट, यू आर फोकस्ड ऑन इट। ये जब हम कहते हैं ना कि आर्म्ड फोर्सेस वाले टफ हैं तो वो उनकी बातें सुन के लगता है कि वाकई टफ है क्योंकि वो इधर से उधर आप कितने भी सवाल पूछे उन्होंने उसी पे ही जवाब देना है। सो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली, आप बताइए, बिकॉज आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और आप लोग ये सब कुछ जो हो रहा होता है इसके पीछे दिमाग और एफर्ट आप लोगों की लग रही होती है। सो आप लोगों पे कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो डेफिनेटली होता है क्योंकि आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन ऑल द ऑपरेशनल equipment at the highest state of safe operational readiness through safety and quality. तो ये हमारा प्राइमरी टास्क है, तो प्रेशर तो डेफिनेटली होता है और इसमें फिर उस प्रेशर के अंदर हमारा रिएक्शन किस तरह का होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हम कंपोज होते हैं और हम अपने पायलट्स को इतना बैक ऑफ द माइंड और उनको इतना रिलीज उनको मिला हुआ होता है कि जब हमारे इंजीनियर्स ने ये जहाज मेंटेन किया हुआ है तो अब इसमें इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अच्छा, एक तो आप लोगों का प्रोफेशनल ऑब्वियसली एक दूसरे से रिलेशनशिप है, फिर वो रिलेशनशिप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कैरी करते हैं, मगर जब आप एक जगह काम करते हैं, एक ही जगह ट्रेनिंग करते हैं, खाते पीते हैं, तो पर्सनल अटैचमेंट्स भी हो जाती हैं। तो आपके दोस्त जब फ्लाई कर रहे होते हैं सो वो एक पर्सनल केयर का भी जज्बा उस वक्त कुछ उजागर होता है कि ये इसको पूरी सपोर्ट हो और हम कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे फिजा में उसको कोई इशू हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितना अच्छा हम काम करेंगे जमीन के ऊपर उतना अच्छा ये फ्लाई भी करेंगे और इसी तरह ये डुअल भी होता है। हमें इनके ऊपर ट्रस्ट है जैसा कि ये जिस तरह अभी अभिनंदन साहब को हमने पकड़ा वो हमारे पास है। जितना अच्छा हम जहाज मेंटेन करेंगे इनको हमारे ऊपर यकीन होगा और जब ये ऊपर जाएंगे तो इसी तरह इनको भी हमारे ऊपर यकीन होता है कि मेरे जो इंजीनियर्स नीचे बैठे हुए हैं, जो पर्टिकुलर में जीडीपी ब्रांच की बात करो,
तो उनको हमारे ऊपर इतना यकीन और एतमाद होता है कि जो मेरा इंजीनियर है, जो एयरफोर्स का इंजीनियर है, जिसने जहाज़ मेंटेन किया हुआ है, वो इस कैपेबल है कि मैं इस जहाज़ को लेके एयर में जा सकूँ। सही। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में भी मैं, क्योंकि आज मौका मिला है, तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता जब भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं तो हमने देखा है कि एयरफोर्स का भी अपना एक पार्ट रहा है। सो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे। फ्लड्स वगैरह में हमने देखा खुसूसी तौर पे ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ आप लोग पहुँचे। सो उसमें किस तरह का आप लोगों का टीम वर्क होता है या क्या आप लोगों की सोच होती है? हमारी सोच तो एक ही है, जस्ट टू सर्व द नेशन, वेदर इट्स अ पीस टाइम और वॉर टाइम। सिर्फ जंग के दिनों में ही हमने नहीं लड़ना है, जब कभी भी हमारी कौम को हमारी ज़रूरत पड़ती है, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। मे इट बी फ्लड, मे इट बी अर्थक्वेक। जैसा कि आपने देखा 2010 का सैलाब आया, 2015 का आया, तो उसमें सब अफवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा किए, तीनों अफवाज ने किए। और हम लोगों को जहाँ दूर दराज तक कोई सब रोड लिंक ख़त्म हो गया था, वहाँ लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ से। और जहाँ उनके लिए खाने का सामान नहीं था, उनको खाने का सामान पहुँचाना था, तो वहाँ उनके लिए खाना ड्रॉप किया उनके लिए। तो हर लिहाज से जो बीमार था उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेकर गए। इट वॉज फ्रॉम डॉन टू डस्क ऑपरेशन, इवन समटाइम्स एट नाइट। आप लोगों की जॉब कितनी सेटिस्फेक्शन फराम करती है आपको इंटरनली? Because it's a job, obviously it's a responsibility, but it's a job, you're doing it every day. So इससे ये तमाम ऑपरेशंस करने के बाद, मुल्क को सर्व करने के बाद, लोगों को सर्व करने के बाद क्या एहसास होता है बीइंग अ ह्यूमन आपको? ये एक बहुत बड़े इत्मीनान की बात है कि जिस तरह हमने साबित भी किया है, और हमारे अबौइदाद ने भी इससे पहले भी, ये सिर्फ 2019 की बात जी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे पहले भी हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे सिस्टर्स हैं, जिनको फॉलो हम कर रहे हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी ये बात साबित की हुई है कि अगर हम जाग रहे हैं तो आप सो सकते हैं। तो इसमें आपको कोई किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड काउंटर द एंड नलिफाई द अटैक्स ऑफ आवर एनिमी। तो हम हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, आपकी ज़बान से मैं सुनना चाहूँगी कि हमने तो हमेशा सुना है ख़बरों में भी और वैसे भी देखा है कि हमारा दुश्मन जो है वो इस चीज़ से डरता है कि हमारे फ़ौजी के पास उसका इरादा या उसका इत्मीनान या उसका जोश ये है या उसकी ख्वाहिश ये है शहादत। जो शहादत का जज्बा है वो सारी चीज़ों को साइड में कर देता है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए, क्योंकि दुश्मन जो है वो इस बात को सुन के और जान कर ही ढेर हो जाता है। आगे की बात तो फिर बाद में होगी। जैसे इकबाल कहते हैं, शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, एंड इट होल्ड्स गुड। हमारे लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा जज्बा है। जो एक दुश्मन है, जो एक नॉन मुस्लिम है, उसको तो नहीं आइडिया, उसको तो फिक्र होगी डेफिनेटली कि मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। जबकि हम बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला का हमसे वादा है कि जो शहीद हो गया मेरी राह में वो जिंदा है। और शहादत का रुतबा तो इट्स गिवन टू अ वेरी चोजन वन। तो हम सब में से हर कोई शहादत के जज्बे से सरशार होता है, स्पेशली जब whenever the occasion arises। तो this motivation takes you along all this way, and it will take you along till the end। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड जी जी जरूर। अगर मरना बरहक है तो शहादत से ज्यादा बेहतर अजीम है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम हर वक्त इस जज्बे के साथ जो है तैयार हैं, और अपनी कौम को भी हम तसल्ली देते हैं कि उन्हें परेशान या किसी किस्म की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दिस इज़ रियली अमेजिंग जब ये बातें हम ऑब्वियसली इस तरह सामने सुनते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि सिंस इंडिपेंडेंस हमारे पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं, हमारे अपने हीरोज़ हैं जिनको लुक अप करते हैं हमारे यंगस्टर्स भी, और चाहते हैं कि वो भी उनकी राह पर चलें और आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बने। सो इस नोट पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जितने हमारी यंगर लॉट अगर देख रही है, और यूनिफॉर्म का वैसे अपना एक चार्म है, उसकी अपनी ही एक बात है। वैसे तो जाहिर है एक इज़्ज़त भी है और उसकी अपनी एक तहरीम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो चार्म है ना, वो सारे लोगों को बड़ा ही, लोग उससे बहुत मुतासिर होते हैं। सो अगर कोई एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहता है तो आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? It's really an honor to put on uniform, that too being a man in blue. So I would say, what message I would like to give to my nation is that ज़रूरी नहीं कि आप किसी फ़ौज में जाकर ही अपने मुल्क को सर्व करें। I would say कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, you just put in your best।
पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पुट गिवन योर बेस्ट, और अपना काम ईमानदारी से करें और अपनी फ़ौज को अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप, हाँ डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट अ जॉब, आई वुड से इट्स अ पैशन। अगर आप इस पैशन को परस्यू करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन, कोई पैशन हो नहीं सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी डिटेल भी बता दीजिए ना कि क्या इंटरमीडिएट ए लेवल्स के बाद आप जा सकते हैं और कोई प्री रिक्विजिट है एयरफोर्स में जाने के लिए? जी आप FSC, अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो FSC क्वालिफाइड आप हों और फिर आपके इनिशियल कुछ टेस्ट होते हैं, एक प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उन इनिशियल टेस्ट के बाद फिर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जाना होता है। तो उसके थ्रू फिर आपने वो, इसके SSB के बाद फिर आपका एक मेडिकल होता है, फाइनल मेडिकल, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट होती है। फाइनल मेरिट में किसी किस्म का जो लोगों के जहन में इस तरह का कोई होता है कि कोई सिफारिश या कोई इस तरह का नहीं है। यही वजह है कि हम आज भी दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में शुमार होता है हमारा। तो अगर इस तरह के कोई किसी किस्म की मिलावट या जो आप कह लें पर्टिकुलरली आप सिफारिश का जो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो अगर मैं इस तरह की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो ये अच्छा, पहले सिलेक्शन होती है एंड देन आपने अपना डिपार्टमेंट चूज किया फॉर इंजीनियरिंग? नहीं, जब इनिशियल टेस्ट हम दे रहे होते हैं तो हर एक को अपना अपना पता होता है कि कौन GDP में जा रहा है, कौन इंजीनियरिंग ब्रांच में जा रहा है, कौन एयर डिफेंस में जा रहा है, तो ऑलरेडी सबको पता होता है कि वो किस किस, और उसी हिसाब से वो चूज करते हैं। तो आप लोगों का वैसे अगर मैं पर्सनली पूछना चाहूँ, कहाँ से ताल्लुक है? कराची आइट है या किसी और शहर से ताल्लुक है? आई एम फ्रॉम टोबा टेक सिंह, टू बी मोर प्रिसाइज, कमालिया। ओके। आई एम फ्रॉम चकवा। अच्छा, आप दोनों का मैंने ये इसलिए भी पूछा कि बचपन से आप लोग इतने डिसिप्लिन्ड और ऐसे थे कि आपके घर वालों को या आपको लगता था कि जी हम फ़ौज का हिस्सा हो सकते हैं, या ये यूनिफॉर्म के बाद और इस ट्रेनिंग के बाद आज जो आप लोग लग रहे हैं वो उसका असर है? नहीं, बचपन में तो डेफिनेटली आप शरारती होते हैं और होना भी चाहिए, आई वुड से। तो दिस इज़ एयरफोर्स दैट पॉलिशेज, आई वुड से। तो आपको जो डिसिप्लिन सिखाती है, आप फौज ने सिखाया, आई वुड से, इट पॉलिशेज यू। आपकी अम्मी ने क्या आपको देखने के बाद, अब पहले और अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि लड़के जो हैं वो अम्मियों को बड़ा तंग करते हैं, और अम्मी जो हैं यूनिफॉर्म के बाद ऑब्वियसली वो तो खैर उस माँ के फ़ख्र की क्या कहने, लेकिन जब अब उन्होंने देखा होगा, पहले कभी कोई कमेंट किया? नहीं, ऐसे तो मैंने कभी नहीं किया। शी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अच्छा जी, हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या हमेशा से रुझान यही था कि फोर्सेस में आना है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, तो मैंने वो डिसिप्लिन ऑलरेडी देखा हुआ था। तो लेकिन ये है कि एयरफोर्स में आने के बाद जब मेरी, अब आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन डॉक्टर रोशान से पूछा, तो मैं उस पर कमेंट करूंगा कि मेरी वालदा मुझे देख के बहुत खुश होती हैं। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए ऐसा ही है, सबकी जो माएँ हैं मतलब वो फख्र करती हैं अपने बेटों के ऊपर, अपने जवानों। और ये सिर्फ आप लोगों की इंडिविजुअल मदर्स नहीं, बल्कि हमारी पूरी कौम फख्र करती है। और खुदा न खास्ता जब कोई ऐसा लम्हा आता है तो पूरी कौम दुआ करती है, और जब शहादत का वक्त आता है तो पूरी कौम उस वक्त भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती है। उस वक्त वो किसी एक माँ की औलाद नहीं होती। मेरे ख्याल में उस वक्त सारी माएँ जो हैं वो एक ही कश्ती में होती हैं, और वो सब वही फील कर रही होती हैं उस शहीद के लिए जो उसकी अपनी माँ फील कर रही होती है। सो ये एक बड़ा ही अजीम रुतबा है जो आप लोगों को मिला है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लोगों को मिली है। और आज के हवाले से कोई ख़ास आप लोगों का इवेंट भी होता है इंटरनली आप लोगों के बेस पर या कहीं? Event, yes, we celebrate it in our own way, in a disciplined way. Like you go for a collective parade for it, और जिसमें एयर चीफ की तरफ से मैसेज पढ़ा जाता है, just to motivate the men. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बट इट डजंट मीन कि हम लोग सब वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दें और पास्ट को और फ्यूचर का ना सोचें। अच्छा, नहीं, वो तो बिल्कुल सोचना है, वो तो आप लोगों ने हर वक्त सोचना है। सो एक और चीज़ मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, लेकिन आई वुड वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को फील हो कि इस बारे में बात नहीं हुई। हमने राफेल और F-16 के कंपैरिजन्स भी बहुत सुने इस दौर में, और वो आज तक होते रहते हैं। सो काफ़ी बातें तो आपने बता दी कि ऑब्वियसली ये जो आम के पीछे वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को भी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें या इसको जस्टिफाई कर दें कि ये जो आपस में कंपैरिजन है ये कितना सही है या कितना सही नहीं है। ये हर एक की अपनी अपनी इस के बारे में राय कि ऑल्दो दोनों वेपन सिस्टम बहुत अच्छे हैं, दोनों की मैनेवरेबिलिटी और उनकी, अगर आप पर्टिकुलरली स्पीड के बारे में बात करें और जो उनके मैनूवर्स हैं, तो लेकिन मैं उसी बात के साथ इत्तेफाक करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज
द मशीन व्हिच मैटर्स इज द मैन हु मैटर्स। लेकिन हमें फिर भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना होता है, तो क्या आप लोगों की रेगुलर रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें जारी रहती हैं? या डेफिनेटली एयरफोर्स में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट है। उसके Okay. अलावा एयर यूनिवर्सिटी में चल रही होती है रिसर्च, और बाहर की एजेंसीज के साथ भी मिलकर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। कॉज आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यू कैन डिनाई, डेफिनेटली यू हैव टू गो एट पार विद द एरा, विद द प्रेजेंट एरा। तो इसलिए उसके लिए एडवांसमेंट्स होती रहती हैं, हर वक्त चलती रहती हैं, उस पर रिसर्च चलती रहती है, और विद टाइम एडवांसमेंट्स होती रहती हैं। इवन पुराने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करते रहते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते हुए कोई चीज़ जो आप कहना चाहें, बहुत से आपके लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, सो एनीथिंग जो आप अपने लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहें कौम से आज के दिन के हवाले से, या एनीथिंग दैट यू वांट टू से। मैं अपनी कौम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी हर फतह हमारी कौम के नाम है, और ये सिर्फ पाक अफवाज की फ़तह नहीं है, ये पूरी कौम की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है। और हमारी कौम हमारा असासा है। हम कौम की दुआओं से चलते हैं, हमारी कौम हमारा हौसला है। तो जब तक हमारी कौम हमारे साथ है, और इंशाल्लाह हमेशा से साथ रही और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि आपकी फ़ौज अपनी कौम के बगैर कुछ नहीं होती। तो हमारी कौम हमारा हौसला है और हमारे साथ है। तो मैं अपनी कौम को मुबारक भी देना चाहता हूँ आज के दिन की, और अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि स्लीप टाइट, PF इज़ अवेक। तो हम आपकी हिफाजत के लिए हमेशा जाग रहे हैं, इंशाल्लाह जी। मैं जो मेरा मैसेज है सब यंग जनरेशन के लिए मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि आज के दिन से के हवाले से, कि सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज का दिन है वो जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह हमने सब के लिए यादगार बना दिए। तो मैं यंग जनरेशन को पर्टिकुलरली ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी जगह पे हैं, आप पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, और ताकि आप अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में कामयाबी हासिल कर सकें, और सो डैट द माइटी हेल्प यू टू फुलफिल योर ओन कोवेटेड हैंकरिंग्स, कि आपकी जो दिल की ख्वाहिशात है और जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं इस मुल्क, पर्टिकुलरली इस मुल्क से रिलेटेड, तो अल्लाह ताला वो पूरे करने में आपकी मदद करे इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच। विद दैट हमारा ये सेशन यहाँ क्लोज होता है, बट वी लुक फॉरवर्ड कि आपसे और मुलाकात होगी। आप और एयरफोर्स के हवाले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मालूम होती रहेंगी वो हम अपने कौम को भी बताते रहेंगे, क्योंकि इससे मीडिया का काम इस ब्रिज का है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है और लोगों को मौका देती है कि वो इस इंस्पिरेशन के साथ, इस जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारें और इस इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारें कि उनकी फ़ौज उनके साथ है और वो भरपूर जज्बे के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। सो आज का हम ये सेशन एक नारे पे ख़त्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े नारे हैं वैसे तो पाकिस्तान में, लेकिन हमारे दिल से करीब हमारा एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश, नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। UAN 0311174442